हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 या 19, ठीक है। तो पिछले लेक्चर को जस्ट रिवाइंड कीजिए। लास्ट में एक होमवर्क दिया था और मुझे पूरा पता आपने होमवर्क नहीं किया होगा। जो बिल्कुल नए हैं वो आई बटन पे उनको लिंक मिल जाएगा। लेक्चर के लास्ट में वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको बताना था इसमें ए बी के अक्रॉस सी ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो जनरली रेजिस्टेंस के केस में मैंने ऐसा केस बताया था। अगर आपको जो है रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसा डाउट है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल नए लेवल से समझने के, फ्रेश लेवल से दोबारा से आप लोगों को समझा देते हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपको कैपेसिटर के बारे में पता है। अगर आपके कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आपका इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, और अगर आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आपका हो जाता है C1 प्लस C2, ठीक है। अगर दो की मैं बात कर रहा हूं, अभी यहां देखो 3 कनेक्ट हो गए हैं और मेरे को कुछ भी डाउट नहीं लग पा रहा है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। क्योंकि जनरली होता ऐसा था, अगर एक करंट जा रही है दो पार्ट में बढ़ जा रही है तो मतलब ये दोनों पैरेलल में है, मगर इस केस में ये भी नहीं है, फंडा अप्लाई हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ तिकड़म भिड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तिकड़म भिड़ानी है, ठीक है। तिकड़म भिड़ानी तो है, मगर तिकड़म को हमें कंसेप्ट के साथ भिड़ाना है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये क्या है, यहाँ वायर से शॉर्ट किया हुआ है, ये भी यहाँ वायर से शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। पहले जो जो पॉइंट इन पॉइंटों को कोई नाम दे दीजिए। मैंने इसको नाम दे दिया 1 नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया 2 नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया 3 नंबर, और इसको मैंने नाम दे दिया 4 नंबर। निकालना है आपको सी ए बी के अक्रॉस निकालना है। तो यहाँ मान लीजिए ये ए है और ये जगह मान ली है आपने ये है बी, ठीक है। अब ए को थोड़ा सा फिलहाल समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगली बार आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसको देख के करने वाले हो, ठीक है। 1 नंबर पे 3 नंबर कनेक्टेड है, मतलब 1 और 3 एक ही जगह है, क्योंकि क्या है ये शॉर्ट सर्किट है तो एक ही पॉइंट मान लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखिए 2 और 4 एक ही जगह पे है, तो 2 नंबर और 4 नंबर एक ही जगह पे है, ठीक है। पहली चीज हो गई, हल्का सा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। अब आप देखिए 1 नंबर से 2 नंबर के लिए एक 1 फैरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। 1 नंबर से 2 नंबर के लिए एक 1 फैरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर से 3 नंबर के लिए एक 1 फैरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये हो गया जी, ये क्या है, ये भी 1 फैरेड का। अब देखिए 3 नंबर से 4 नंबर के लिए एक 1 फैरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये हो गया जी आपका 1 फैरेड 1 फैरेड 1 फैरेड। अब आपको पता चल गया है तीनों 1 फैरेड 1 फैरेड 1 फैरेड के कैपेसिटर आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो सी ए बी हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1 बोले तो 3 फैरेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और दूसरी प्रॉब्लम दी थी, उसमें थोड़ा चेंज किया था, ठीक है। अगर आपने ये प्रॉब्लम आपसे हो गई है तो दूसरी प्रॉब्लम भी आपसे अब बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा जो है अब डिफिकल्टी लेवल को मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है। तो मैं जो है इसी क्वेश्चन को यहां पे मिटा के दूसरा बना रहा हूं डिफिकल्टी लेवल के साथ। आपको नया क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। कॉपी पेन उठा के नया क्वेश्चन लिखना है। और जब भी मैं क्वेश्चन यहां पे लिखूं तो सबसे पहले जो है आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी होगी। जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे उतना धीरे धीरे मजा आएगा। नेटवर्क जो है कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है, क्यों है कि नहीं? कैलकुलेशन होती है कि नहीं होती है नेटवर्क में? कई लड़के कहते हैं सर जो है मेरे से तो जो है कंसेप्चुअल चीज़ें तो याद हो जाती है, मुझसे नेटवर्क नहीं हो पाती है, नेटवर्क में बहुत डर लगता है। तो अगर आप इसको बेसिक से करोगे कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है। आज जो है हमने 19 लेक्चर हो गए हैं, बिल्कुल बेसिक हम चीज़ों को बता रहे हैं, तो एक बार आपको अच्छा खासा बेसिक आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी जो मैंने जो वायर शॉर्ट सर्किट थी यहाँ पे भी जो है मैंने जो क्या किया, एक 1 फैरेड के जो है कैपेसिटर मैंने यहाँ पे भी डाल दिए हैं, ठीक है। अब इस केस में जो है या तो आप जो है कहेंगे सर वो नंबरिंग वाले केस से मैं इसको करता हूँ, ठीक है, आप नंबरिंग वाले केस से भी करना चाहें। और इस केस में भी आपको क्या बताना है, सी ए बी बताना है, ए बी के अक्रॉस जो है कितना
कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, अभी आप देखिए। ठीक है, अब जो है अगर आप ए बी के क्रॉस निकालना है, ए बी को पकड़ो, पकड़ लिया। अरे सर क्या कमाल बात कर रहे हो, बोर्ड पे लिखा है कैसे पकड़ेंगे, थोड़ा नहीं दिमाग से पकड़ो। ठीक है, ऐसा नहीं, पकड़ो यहां से, ऐसे पकड़ा, पकड़ दिया, पकड़ दिया, ऐसा घुमा दिया, घूम गया, नहीं घुमा, चलो घुमाते हैं। ठीक है, ये बीच वाला मैंने लिख दिया पहले ऐसे, हो गया 1 फेरेड। ये बीच वाला, इसको पकड़ के नीचे ले आए तो नीचे ये आ गया आपका ऐसा, आ गया जी। नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये पकड़ के ये ऊपर वाले को भी ऊपर घुमा दो तो ये वाला आ जाएगा इधर और ये वाला आ जाएगा इधर। कैसे, ऐसे हो गया ये और ये। ठीक है, आ गया जी। और ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। ठीक है, हो सकता है अब जो है फिगर देख के थोड़ा डर लग रहा हो, डरवल लग रहा हो, पता नहीं क्या लग रहा सा है, अजीब सा डर लगता है, हो सकता है शुरू शुरू में डर लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं, हम थोड़ा क्वेश्चन की सेटिंग ना आपके अकॉर्डिंग कर देते हैं। सबकी वैल्यू क्या है, 1 फेरेड है। ठीक है, सबकी वैल्यू मैंने 1 फेरेड, इसकी तो 2 बार लिख दी है 2 बार वैल्यू लिखने से डबल तो होगी नहीं, खैर। ठीक है, ये लिख दी है। अब जो है इसकी थोड़ा सा सेटिंग अच्छे तरीके से करते हैं। इसकी सेटिंग जो है थोड़ा सा मैंने अच्छे तरीके से करी। ठीक है, इसकी सेटिंग करनी है, अपनी सेटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी सेटिंग करवाते रहना, कहीं जूम 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 हो गया है। ठीक है, ये आ गया है ए, ये आ गया है बी। कहीं सोचे कि सर जो है रेजिस्टेंस की सेटिंग करवा रहे हैं, मेरी सेटिंग कराने का भी ठेका सर ने ले लिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 फेरेड 1 फेरेड 1 फेरेड 1 फेरेड 1 फेरेड लग गया, आ गया जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जी बिल्कुल अब ऐसा आ गया ना, इसको उठा के आपने घुमा दिया, ए इधर बी इधर, स्टीयरिंग घुमा दिया इधर से इधर। अब आपका बन गया जी ये ऐसा। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। ये क्या है, ये पी क्यू, ये है आर, ये है एस। क्या बोलता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कहता है अगर जो है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S होता है तो हमारा जो है बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है, बीच वाली ब्रांच को आप हटा सकते हैं। यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है। तो यहाँ पे P है 1 फेरेड, Q है 1 फेरेड, R है 1 फेरेड, S है 1 फेरेड। तो ये हो जा रहा है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो ये तो जो है इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब जो है आप जो है इस बीच वाली ब्रांच को जो है हटा सकते हैं, इसका सर्किट में कोई रोल नहीं है। ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ने बताया। ऐसा ही हमने रेजिस्टेंस के केस में किया था और इसको जो है मैंने मिटा दिया है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, ऊपर 2 कैपेसिटर 1 फेरेड के, नीचे 2 कैपेसिटर 1 फेरेड के पहले सीरीज में कनेक्टेड हैं और उसके बाद पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 फेरेड इसका इक्विवेलेंट। और ये भी आपके कैसे कनेक्टेड हैं, ये भी जो है मेरे सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका भी हो गया 1 अपॉन 2 फेरेड। और 1 अपॉन 2 फेरेड 1 अपॉन 2 फेरेड आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में प्लस हो जाता है। तो आपका इस केस में जो है सी इक्विवेलेंट हो गया है, वो हो गया आपका 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो आपका आंसर आ गया है 1 फेरेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अभी तो जो है यहाँ पे ब्रिज बैलेंस हो गया, ब्रिज बैलेंस हो गया तो आपका कुछ काम आसान हो गया। क्वेश्चन में हो सकता है आपका काम वो आसान ना करे, काम थोड़ा सा आपका टफ कर दे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को जो है अब आगे डिस्कस करते हैं। मगर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हमें जो है फटाफट जो है एक चीज याद करनी पड़ेगी। वो चीज क्या याद करनी पड़ेगी? अरे अभी फटाफट जो है हम आपसे पूछने वाले हैं। अरे डरो नहीं यार, वीडियो देखना बंद मत करो, डरा थोड़े रहे हैं सर आपको। मैं तो जो है आपसे हल्का सा कंसेप्ट को रिकॉल करवा रहा हूं। आपने जो है रेजिस्टेंस के केस में स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार कन्वर्जन के बारे में सुना होगा।
डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा कन्वर्जन रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो फटाफट से जो है उसके फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे रिकॉल करा देंगे आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। सबसे पहले चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है क्या करने की, नामकरण करने की। हमारे इंडिया में नाम का बहुत महत्व है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। इसे आप कहेंगे आर ए, ठीक है, और इसे आप कहेंगे आर बी, इसे आप कहेंगे आर सी। बाहर वाला हो जाएगा आपका आर ए बी, ठीक है। ऐसे जा रहे हो तो ऐसे ही जाना, ऐसे जा रहे हो तो ऐसे ही जाना, बाद में रास्ता मत पलटना, ठीक है। तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो तैयारी ही करनी है, चाहे कितनी मेहनत लग जाए, कितना समय लग जाए, मगर तैयारी ही करनी है। यह है आपका आरबीसी और ये हो गया है आपका आरसीए, ठीक है। फटाफट फटाफट फॉर्मूले रिकॉल कर देते हैं, फॉर्मूले आपको दोबारा से याद दिला देते हैं। फॉर्मूले याद होने हैं, रटना नहीं है। रटना होता तो हम जो है हार्ड साइड लेते। भारत की आज़ादी कब हुई, भारत का संविधान कब लागू हुआ, हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी। हमें तो यहाँ बात करनी है, देखो आर ए निकालना है, आर ए निकालना है। आर ए के अगल बगल कौन कौन है, आर ए के अगल बगल ये दो हैं, तो हो जाएगा आपका आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। सिमिलरली जो है दूसरे पेन से लिख लेते हैं, थोड़ा रंगीन रंगीन लगेगा, पता चलेगा सर के पास भी ग्रीन वाला पेन भी है। आर बी क्या हो जाएगा, किसके बीच है, यहाँ है ये दोनों ब्रांच, इन दोनों ब्रांच को कर दो आपस में मल्टीप्लाई, आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। सिमिलरली अभी बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आर सी की। आर सी क्या हो जाएगा, इन दो के बीच है इन दोनों ब्रांच का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया है आर बी सी इंटू आर सी ए अपॉन तीनों को जोड़ दो, आर ए बी आर बी सी आर सी ए। तो अगर आपके पास कोई डेल्टा नेटवर्क है, डेल्टा नेटवर्क को जो है आप इन फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट जो है क्या करते हैं, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन भी देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास स्टार नेटवर्क है और आपको डेल्टा नेटवर्क निकालना है, तो अगर आपको निकालना है सबसे पहले आर ए बी, तो निकालने का क्या तरीका है, आर ए बी से कौन कौन कनेक्टेड हैं, आर ए और आर बी कनेक्टेड हैं, तो क्या कर देना है, ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, आर ए इंटू आर बी अपॉन आर सी, ठीक है। अब ऐसे ही आप निकाल सकते हो आर बी सी को। आर बी सी क्या हो जाएगा आपका, आर बी सी हो जाएगा, आर बी सी यहाँ है, आर बी और आर सी से कनेक्टेड हैं, आर बी प्लस आर सी, आर बी इंटू आर सी और आर ए रह गया है, ठीक है। कोशिश कीजिए फॉर्मूले आप खुद लिखें। आर सी ए के केस में क्या हो गया है, आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन आर बी, ठीक है। ये तो लिख दिया है आपने। अब बात करने वाले हैं हम, इतनी जो भूमिका बनाई है, इतनी जो फील्डिंग जमाई है, इसको ओपनिंग में जो भेजा है, ये आपको इसलिए कि आपको ऐसा ही स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो है कैपेसिटर के केस में करना है, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ पे कैपेसिटर का जो है पहले डेल्टा नेटवर्क बना दिया है और इसके बगल में ही जो है स्टार नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सर की ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा बेकार ही है। मैंने 10th में अच्छे नंबर लाने के लिए संस्कृत ले ली और आर्ट छोड़ दी कि सोचा अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वही नाम का ध्यान रखो,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये है सी ए, ये है सी बी, ये है सी सी, ये हो गया सी ए बी, ये हो गया सी बी सी, और ये हो गया सी सी ए। ठीक है, चलो अब फटाफट फटाफट देख लेते हैं। देखो थोड़ा समझो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे कैसे हैं? यहाँ अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो आप क्या करते हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते हो, और कैपेसिटर में C1 प्लस C2 कर देते हो जब आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या करते हो, तो आप R1 प्लस R2 कर देते हैं। ये क्या करता है, ये 1 अपॉन R1 और ये क्या करता है, ये वाला करता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर देता है। तो ऐसा ही ये उल्टा काम कुछ यहाँ करेगा। तो सेम ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, बस आर ए की जगह 1 अपॉन में कैपेसिटेंस रखना है। ठीक है, तो यहां से जो है आपका 1 अपॉन सी ए जो हो जाएगा। इस केस की अगर मैं बात करूं तो सी ए से कौन कौन सी ब्रांच कनेक्टेड है, सी ए बी और सी सी ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी ए बी इंटू 1 अपॉन सी सी ए अपॉन 1 अपॉन सी ए बी 1 अपॉन सी बी सी 1 अपॉन सी सी ए। ठीक है, अब ऐसे ही आप जो है 1 अपॉन सी बी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, चलो फटाफट बताओ। इससे ये दोनों ब्रांच कनेक्टेड हैं तो ये हो जाएगा इस केस में 1 अपॉन सी ए बी इंटू 1 अपॉन सी बी सी अपॉन 1 अपॉन सी ए बी प्लस 1 अपॉन सी बी सी 1 अपॉन सी सी ए। घबराइए मत, थोड़ा बड़ा लग रहा है, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे बाद में। ठीक है, ऐसे ही आप जो है सी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर बात करें, करना है स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन, वही ध्यान रखना है। 1 अपॉन क्या निकालना है आपको, सी ए बी। तो 1 अपॉन सी ए बी से कौन कौन जुड़ा है, ये दोनों जुड़े हैं, सी ए और सी बी जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी ए प्लस 1 अपॉन सी बी प्लस इन दोनों का गुणा 1 अपॉन सी ए गुणा 1 अपॉन सी बी इंटू 1 अपॉन में जो गुणा करना है 1 अपॉन वाला 1 अपॉन आर सी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सी जो कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं 1 अपॉन सी बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी, सी बी सी से कौन कौन नहीं जुड़ा है, 1 अपॉन सी बी 1 अपॉन सी सी, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन सी बी इंटू 1 अपॉन सी सी इंटू सी ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर सकते हो। रेजिस्टेंस में आप आर ए लेते हो, यहाँ पे आपको 1 अपॉन सी ए लेना है, और इस तरीके से इसको करते जाना है। ठीक है, अभी जो है अब हो रहा होगा आपको कि थोड़ा सा इतना बड़ा रेजिस्टेंस के केस में तो लर्न करना इजी है, इस केस में याद करना थोड़ा सा जो है कठिन लग रहा है, बहुत हार्ड मालूम हो रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपको ये हार्ड मालूम ना हो। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से निकालना, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो है आपको हार्ड मालूम ना हो तो इसकी भी जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं बोर्ड को मिटा देता हूँ। अभी देखो बढ़िया वाला ग्रीन स्क्रीन लगा दिए हैं आपके लिए, अब मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में हल्का फुल्का। कल हम पेंटर भी बन गए, पेंट लाए और पोत दिए। ठीक है, ये देखिए ये है ठीक है, ये बना दिए, और इसका जो है डेल्टा ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये मैं बना दिया। फटाफट से जो है मैं इसके नाम रख लूँगा
ए बी सी, मुझे अच्छा गाना नहीं आता है, सी ए, ये हो गया सी बी, ये हो गया सी सी। फटाफट माइंड लड़ाया, सी ए बी, सी बी सी ए। ठीक है, अभी तो आपने कहा था सर जी आप तो शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हो, कहाँ है शॉर्ट ट्रिक, तो बता देते हैं शॉर्ट ट्रिक। सी ए आपका हो जाता है सी ए बी प्लस सी ए, दोनों इससे कनेक्टेड हैं और इन दोनों को कर दो गुणा सी ए, और जो बच गया वो बच गया सी बी सी। ठीक, तो ऐसा आप जो है जब स्टार से डेल्टा के लिए जाते थे रेजिस्टेंस में तब आप ऐसा करते थे, मगर यहाँ हमने जब हम जो है डेल्टा से स्टार के लिए जा रहे हैं तब हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, या तो वहां से ध्यान रख लीजिए या यहां से ध्यान रख लीजिए। अब आपका जो है सी बी हो जाएगा, अब तो फटाफट बता दो सी बी क्या क्या हो जाएगा, सी ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए बी इंटू सी बी सी अपॉन सी ए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप भी बोलो, पता चले सर जी तो लिखते रह गए आप पीछे रह गए। एग्जाम आपको निकालना है, सर जी तो निकाल चुके हैं एग्जाम। ठीक है, तो मेहनत करनी है। सर को भी कुछ नहीं आता था 4-5 साल पहले, आपकी जैसी स्थिति है ना उससे भी बहुत खत्म स्थिति हुआ करती थी, पर हमने मेहनत करी और वैसी मेहनत आप भी करोगे। क्या हो गया सी सी, ये है सी बी सी प्लस सी ए प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सी बी सी इंटू सी ए अपॉन सी ए बी। ठीक है, तो अगर जो है आपके, चलो दूसरा भी लिख लेते हैं, जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बाद में आपको बताएंगे। अब अगर आपको निकालना है सी ए बी निकालना है किससे, इस स्टार नेटवर्क को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो सी ए बी आपका हो जाएगा सी ए इंटू सी बी, दोनों इससे हैं, अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। बता दी ना बढ़िया वाली शॉर्ट ट्रिक। अब आपको निकालना है सी बी सी हो जाएगा बी और सी का मल्टीप्लाई, सी बी इंटू सी अपॉन सी ए प्लस सी बी और सी प्लस में। ठीक है, सी ए क्या हो जाएगा, कौन कौन जुड़ा है, ए और सी जुड़ा है, तो सी ए इंटू सी अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा काम की बात यहाँ पे अब कर लेते हैं, हंसी मजाक की बात हो गई बहुत पूछ। अगर आपके कैपेसिटर जो हैं कितने फेरेड के, 3 फेरेड और 3 फेरेड के जो है आपके कैसे कनेक्टेड हैं, स्टार में कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको उनका डेल्टा कन्वर्जन करना है तो डेल्टा कन्वर्जन करने पे जो है आपके कैपेसिटेंस किस वैल्यू के आएंगे, ये फॉर्मूला आपके सामने रखा है, ए बी सी आपको पता है, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा फॉर्मूला 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 या 9, ये आ गया 1 फेरेड, ये भी 1 फेरेड, ये भी 1 फेरेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकलने वाली है, ये आपको शायद हो सकता है आज पहली बार पता चल रही हो। आप जो है, हम आगे मशीन पढ़ेंगे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करेंगे, कैपेसिटर बैंक कनेक्टेड करेंगे पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। वो चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि वाई कैपेसिटर बैंक इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डेल्टा।
कैपेसिटर बैंक आपका डेल्टा में क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि अगर आपको स्टार में कनेक्टेड करोगे तो आपको 3 फेरेड कैपेसिटी का एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। उसी कैपेसिटर बैंक को अगर आप जो है डेल्टा में कनेक्टेड करना पड़ेगा तो कैपेसिटर की रेटिंग कितने टाइम्स कम हो जाती है, 3 टाइम्स कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगर F फेरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर स्टार में कनेक्टेड है, आप उसका डेल्टा कन्वर्जन करोगे, F के 3 हैं तो F/3 हो जाएगा। कहां से, स्टार से डेल्टा में। सिमिलरली डेल्टा में अगर F का है तो स्टार में वो 3F का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कैपेसिटर बैंक डेल्टा में क्यों कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो है डेल्टा में अगर आप उसको स्टार में कनेक्टेड करोगे तो 3 फेरेड का आएगा, तो इतना महंगा क्यों लोगे जब आपका 1 फेरेड में काम हो जा रहा है। दैट्स व्हाई कैपेसिटर बैंक इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डेल्टा। कैपेसिटर बैंक जो है आपका हमेशा डेल्टा में कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्यों होता है ये बता दिया। इस पॉइंट को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपेसिटर बैंक always connected in डेल्टा। ठीक है, ये हो गया है जी बात। चलिए आपको चेक करने के लिए यहाँ पे दे दिए हैं 2 क्वेश्चन। यहाँ पे बतानी है आपको CAB की वैल्यू और इस वाले के लिए बतानी है आपको CAB की वैल्यू। बोल रहे होंगे अरे सर इतना बढ़िया कन्वर्जन करा दिया, अब तो इसको हम आसानी से कर देंगे। CAB निकालना है A to B। AB तो इधर है तो इधर खड़े हो जाओ, ऐसे देखो जी। ऐसे देखने के लिए क्या पता चल रहा है, पीछे से सॉल्व करते हुए लाओ। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। क्या हो गया, 20 गुणा 5 बटे 25, 5 पंजे 25, कितना हो गया 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड। अब देखो 4 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये तीनों ही पैरेलल में हैं, 4 भी है 6 भी है और 20 भी है। तो कितना हो गया, सीधा सीधा हटा दो, 4 6 और 20, ये हो गया आपका 30 माइक्रोफेरेड। अब आपका CAB कितना आ गया, 60 × 30/60 + 30, तो बोले 60 गुणा 30 बटे 90, ये 3, तो कितना आ गया 20 माइक्रोफेरेड। अब ऐसा ही यहाँ पे CAB निकालना है, यहाँ से निकालना है, पीछे से सॉल्व करते हुए लाओ। ये दोनों कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो इसको सीरीज का एक इक्विवेलेंट बता दो, कितने कितने थे, 60 और 120 डिवाइड बाई 200 नहीं 180। इसका मतलब गुरुजी भी गलती कर सकते हैं, समझ गए। ये से ये कटा 6 3 18, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 माइक्रोफेरेड। 40 माइक्रोफेरेड आपका पैरेलल में है 20 माइक्रोफेरेड के, तो ये दोनों हो गया है 60 माइक्रोफेरेड। अब आपका ये दोनों कैसा कनेक्टेड है, ये दोनों भी पैरेलल में हैं, 70 50 हो गया है आपका 120। तो 120 माइक्रोफेरेड और सीरीज में 60 माइक्रोफेरेड, तो आपका CAB हो गया है 60 × 120, 120 + 60, 60 × 120/180, ये 6 3 18 और कितना आ गया 40 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से जो है इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अब आपके पास कैसा भी कितना कठिन से कठिन आ जाए, आप जो है आसानी से कर सकते हैं। बस आपको जो है बेसिक्स का ध्यान रखना है। बेसिक्स सबसे ज़रूरी होते हैं। बेसिक अगर हिल गया तो पूरी दीवार हिल जाएगी। बेसिक अगर मस्त रहा तो एकदम मस्त रहोगे, मज़े करोगे। अब जो है
थोड़ा सा कैपेसिटर का एनालिटिक पार्ट भी देखते हैं, कुछ अंदर का भी मामला देखते हैं। तो आपका Q इज इक्वल टू होता है CV, ये आपको पता है पहली चीज। और आपको पता है आपका I होता है, क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। I इज इक्वल टू dQ बाई dt। ठीक है, अब यहां से आप देखिए कुछ कुछ काम की बातें, मजेदार बातें मैथमेटिकली निकलने वाली हैं। Q की जगह रख दीजिए C, क्या टाइम के साथ चेंज होता है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और आपका स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर आपका स्पेरिकल हो तो यहाँ कहीं टाइम की कोई टर्म्स आई नहीं आई, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो I इज इक्वल टू C dV बाई dt। ये आ गई कैपेसिटर के लिए बड़े काम की इक्वेशन। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अगर dV बाई dt क्या है, चेंज इन वोल्टेज V dV, और dt क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब यहां पे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई और आपकी मैथमेटिक्स चालू हो गई है। ठीक है, तो अगर देखिए dV बाई dt अगर आपका टाइम के साथ चेंज होगा तो कोई वैल्यू आएगी, अगर dB बाई dt आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो dB बाई dt हो जाएगा 0, और आपका जो है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस केस में I इक्वल टू हो जाएगा 0। और अब आप बताइए I0 होना किसी सर्किट में, जीरो करंट कब फ्लो होती है, जब वो सर्किट क्या होता है, आपका ओपन सर्किट हो जाता है। तो यहां से समझिए अगर जो है आपका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो आपकी कुछ करंट की वैल्यू आएगी, मगर अगर आपका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो उस केस में dB बाई dt हो जाएगा 0 और आपकी करंट हो जाएगी 0। तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर। ये किस केस के लिए होता है, ये होता है डीसी के लिए। आपका डीसी में क्या होता है, डीसी में डायरेक्ट करंट जिसको कहते हैं, जिसमें हमने सारी थ्योरम्स पढ़ ली हैं, अब उस डीसी की बात आ रही है। ठीक है, तो आपको बता दूं डीसी क्या होती है, जिसका टाइम के साथ क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। जैसे टाइम के साथ इसका वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आपकी ये 1 वोल्ट की बैटरी, ये 1 वोल्ट की बैटरी आज भी इतना ही वोल्टेज देगी, कल भी इतना ही देगी, और हम आप निपट जाएंगे तो हमारे जो बच्चे आएंगे उनको भी 1 वोल्ट ही देगी। उसका मैग्नीट्यूड टाइम बदलने के साथ नहीं बदल रहा है। ठीक है, ये हर समय 1 वोल्ट ही दे रही है। तो जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डोंट चेंज विद टाइम उसे आप क्या कहते हैं, उसे डीसी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड डोंट चेंज विद टाइम कॉल्ड डीसी करंट। ठीक है, सी मतलब यहां पे करंट, जिस करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, और डीसी वोल्टेज भी क्या हुआ, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR आपका होता है, किसके केस में, डीसी के केस में। तो वोल्टेज भी वो वाला वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है उसे डीसी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डीसी वोल्टेज होगा तो आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। वो कैसा ओपन सर्किट होगा उसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए
अब यहां से जो है, चलिए पहली प्रॉपर्टी को, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इफ वोल्टेज डोंट चेंज विद टाइम, अगर आपका वोल्टेज टाइम के साथ नहीं बढ़ता है तो कैपेसिटर बिकम ओपन सर्किट। ठीक है, नोट्स बढ़िया से बनाते रहो, पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखते रहो। ठीक है, चलिए जी, एक कहानी हमने लिख दी है। अभी तो मुझे आई निकाल दी, वी भी तो निकालना है, तब जाके तो मैं पावर निकालूंगा। ये नोट कर लिया आपने, इसको मैंने मिटा दिया क्योंकि आपने किताब में लिख दिया, आपने कॉपी में छाप दिया। कॉपी में छापना नहीं है, हल्का हल्का समझना भी है। यहां से आपने लिख दिया dv इज इक्वल टू 1/c/dt। अब वोल्टेज निकालना है तो करना पड़ेगा जी इंटीग्रेशन। ये तो इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट आ जाएगा वोल्टेज। यहाँ रखनी पड़ेगी लिमिट, लिमिट हो जाएगी -इन्फिनिटी से किसी t टाइम तक। तो यहाँ से अब आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, v इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जनरलाइज लिख रहा हूं t0 से t, ठीक है, 1/c/dt प्लस, ठीक है, और कुछ वोल्टेज की वैल्यू जो एट द पॉइंट t0 पे थी। ऐसा आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल से किया, अब ये आया। मींस अगर आपको जो है वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है t0 से, तो उस समय पे vt0 भी कोई वैल्यू है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा, पर इतना पता चल रहा है कि इसके साथ कुछ मेमोरी है। मींस आपको करना इतना था, यहां से जो है इंटीग्रेशन में कुछ और पार्ट जो है प्लस सी वाली टर्म्स में आपको ये मिल गया है। तो इस पॉइंट को फिलहाल याद रखिए, कैपेसिटर हैज मेमोरी। ठीक है, उस मेमोरी का प्रमाण हमें मिला कि हमारा कोई vt0 है। ठीक है, इसे थोड़ा जनरलाइज t0 मैंने लिखा, हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो कई लोगों को, इससे समझ में आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/c/0 to t/dt प्लस v0। 0 वोल्ट पे 0 टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज था, प्लस ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहां से आ गया कैपेसिटर हैज दी मेमोरी। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास मैंने कोई क्या पकड़ा, एक नया कैपेसिटर पकड़ा। जब आपने नया कैपेसिटर पकड़ा होगा तो उस टाइम पे शुरू में चार्ज वार्ज कुछ नहीं होगा, मींस उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज नहीं होगा। तो अगर आप बात करेंगे फॉर फ्रेश कैपेसिटर की, ठीक है, आपने जो है बिल्कुल एक नया कैपेसिटर पकड़ा, उस केस में उसकी कुछ मेमोरी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको दुकान से लाए और पहली बार आप यूज कर रहे हो। तो उस केस में आपकी v की वैल्यू हो जाएगी 1/c/0 to t/dt। ठीक है, v0 की वैल्यू हो गई है 0। मगर आपने कोई रीयूज्ड कैपेसिटर यूज किया तो आपको v0 की वैल्यू पता होना, वोल्टेज एट 0 पे उसकी वैल्यू पता होना आवश्यक है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां से भी समझ लीजिए, पता चले आपको नहीं पता है तो आपको ये भी पता है ना, v0 को जो है आप यहां पे थोड़ा सा देखिए इसमें। ठीक है, v0 0 पे चार्ज एट 0/c। ठीक है, मैं चाहूंगा 0 के लिए, तो मैंने निकाला यहाँ पे जो है मैं vt0 के लिए जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं। vt0 आपका हो जाएगा q एट t0/c, क्योंकि यहाँ पे v q ही ऐसी टर्म्स हैं जो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, आपका c टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू dq/dt, इससे निकाला, यहाँ निकाला, vt0 आया मेरे पास, एक कैपेसिटर हैज दी मेमोरी मुझे पता चला। ठीक है, पहली चीज मुझे पता चली कैपेसिटर में क्या होता है, जो है अगर कैपेसिटर में वोल्टेज टाइम के साथ चेंज ना हो तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और काम की चीज जो है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपने नोट कर ली, ये भी नोट कर लिया। अब कैपेसिटर के बारे में
तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको जो है हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे हम जो है कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वहां पे आपको पूरा समझ में आएगा क्या क्या चीज हो रही है। मगर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, उसको यहां पे थोड़ा देखें। सोचिए, अगर आपका वोल्टेज टाइम के साथ अचानक चेंज हुआ, ठीक है, क्या हुआ, टाइम के साथ अचानक चेंज हुआ, तो आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू तो अचानक टाइम के साथ चेंज होगा, मतलब टी बहुत बहुत कम होगा, तो V अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। V अपॉन टी की वैल्यू बहुत आपकी हाई हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और अचानक से आपके सर्किट में क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, मैथमेटिकली कंसेप्चुअली पॉसिबल ही नहीं है कि अचानक से जो है चेंज हुआ और आपके सर्किट में अचानक से इतने सारे चार्ज आ गए, ठीक है। तो ये चीज यहां से निकल के आई, कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटर सडन वोल्टेज के चेंज को अलाउ नहीं करता है। क्यों अलाउ नहीं करता है, अगर आपका वोल्टेज अचानक से ज्यादा बढ़ गया, सडन बढ़ा मतलब टाइम बहुत कम है, नीचे वाली चीज बहुत कम है, ऊपर वाली चीज बहुत ज्यादा है, रेशियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम होती है, तो चार्ज आपका ज्यादा हो जाएगा। तो क्या समझ में आया यहां से, कैपेसिटर वोल्टेज का सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। दोबारा से, पहले मैंने थोड़ा तेज तेज बोल दिया था, फिर मुझे लगा कि थोड़ा स्लोली समझाते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। जैसे जैसे अगर वोल्टेज की वैल्यू सडन चेंज होगी तो वोल्टेज बहुत बढ़ेगा, टाइम बहुत कम रहेगा, तो V अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। अचानक से आपकी करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी उस सर्किट में, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आता है, ट्रांजिएंट की मैं बात कर रहा हूं, किसके लिए, टी जीरो के लिए। टी जीरो प्लस मतलब जीरो से चुटली भर ज्यादा, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। तो यहां से क्या चीज पॉइंट निकल के आई, कैपेसिटर हैज ए मेमोरी। और अगला पॉइंट, कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। आपके कैपेसिटर की कुछ मेमोरी होती है, ठीक है, और आपका कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करता है। वो क्यों अलाउ नहीं करता है, उसे हमने जो है यहां पे अच्छी तरह से मैथमेटिकली समझ लिया है। यहां से आपका निकल गया पी वी हो गया, आई क्या होता है, आई आपका था सी डी वी बाई डी टी, तो ये हो गया है इंटू सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से जो है आप जो है पावर आप निकाल सकते हो, ठीक है। मगर मैं इंटरेस्टेड हूं एनर्जी निकालने में। एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी इज द इंटीग्रेशन ऑफ पावर, पावर का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो ये आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। E इज इक्वल टू हो गया है 1/2 CV स्क्वायर। हमारा कैपेसिटर जो है कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। ठीक है, अभी आपको पावर के बारे में कुछ नहीं बताया कि आपका कैपेसिटर कितनी पावर जो है एब्जॉर्ब करता है या कितनी पावर डेसिपेट करता है। इसके बारे में आगे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आपका कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आपका एनर्जी स्टोर करता है और फिर उस एनर्जी को दे देता है। तो नेट पावर लॉस अक्रॉस कैपेसिटर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप जो है और फॉर्मूले लगा के यहाँ से जो है Q इज इक्वल टू सी वी का यूज करके V इज इक्वल टू जो है आप जो है Q अपॉन C रख के आप जो है यहाँ से भी और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका 1/2 C Q स्क्वायर C स्क्वायर, तो हो गया 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है बहुत सारे फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग रिलेशन पता चल जाएंगे। पर फिलहाल मेरे लिए जो काम का रिलेशन जो है वो रिलेशन जो आया है मेरा, वो आया है E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर
और अगला आया है 1/2 Q² या थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगेगा Q²/2C, ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर भी मैंने यहाँ पे निकाल दी है, ठीक है। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या है आपका? कैपेसिटर मेरा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है। और कैपेसिटर जो है वोल्टेज का सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो आपके कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 हो जाती है या आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। और कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर जो होता है E = 1/2CV² या Q²/2C होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपेसिटर के बारे में और अगले 15 से 20 मिनट जो है कैपेसिटर को और अच्छे तरीके से समझेंगे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। कैपेसिटर के क्वेश्चन और रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। कैपेसिटर का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लंबा रहता है और थोड़ा सा वो डराने की कोशिश करता है। लंबा सा लिख देगा क्वेश्चन, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा डरोगे, पता नहीं क्या होगा, जैसे इस तरीके के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डराने के लिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटी विद 20 वोल्ट अक्रॉस इट, ठीक है। आपका जो है 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो आपको चार्ज और एनर्जी निकालना है, ठीक है। एनर्जी तो आप जो है बड़ी आसानी से इसके निकाल सकते हो। E = आपका हो जाता है 1/2CV², ठीक है। C आपको पता है 1/2C हो गई, माइक्रोफैरड में बोले तो 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। और V² 20 है तो 20 हो गया आपका 20 × 20 आपका 400, ठीक है। ये आपने एनर्जी निकाल दी, ठीक है। ये एनर्जी आपकी किस में आएगी? ये एनर्जी आपकी आएगी जूल में, ठीक है। चलिए अभी निकालना है इसके अक्रॉस चार्ज, ठीक है। तो Q = आप CV वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। C कितना है? 3 माइक्रोफैरड, 3 × 10⁻⁻⁶, और V कितना है? 20, तो ये कितना हो गया? 60 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। या उसको कह सकते हैं आप 60 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए आप और पाउच कीजिए और थोड़ा जो है आप उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इफ द चेंज एट 1 प्लेट इज 0.12 माइक्रोकूलम, ठीक है। देखिए ये आपको पता है कैपेसिटर के अंदर जो है नेट चार्ज कितना स्टोर होता है? नेट चार्ज स्टोर होता है Q, और उस Q का जो है प्लस Q जो है एक प्लेट में आ जाता है और इस साइड पे माइनस Q जो है चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? चार्ज ऑन 1 प्लेट कितना है? एक प्लेट में जो चार्ज है वो कितना है? 0.21 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो Q आपको पता चल गया क्योंकि पैरेलल प्लेट में इधर भी चार्ज होता है, इधर भी चार्ज होता है, नेट चार्ज अंदर Q होता है, ठीक है। तो आपको Q क्या कह सकते हो? Q कह सकते हो चार्ज ऑन 1 प्लेट को ही आप Q कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको Q पता चल गया, वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो आप सिंपल जो है इससे कर लीजिए, Q = CV वाले फॉर्मूले से कर लीजिए। आपको चार्ज इन 0.2 माइक्रोकूलम है 10⁻⁻3। C की वैल्यू उसने दी हुई है 4.5 × 10⁻⁻6, और आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.12 10⁻⁻6 अपॉन 4.5 × 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म और मैथमेटिक्स चालू, ठीक है। तो इस केस में जो आप वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपने निकाल दिया, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा और अच्छी प्रॉब्लम्स अब करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 10 cos 600t वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ I।
ठीक है। तो क्या होता है आपका I जो मेरा होता है, I कैपेसिटर का क्रॉस होता है C dV/dt, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है T की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ मेरी करंट की वैल्यू इस कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाली है। क्योंकि मैंने पढ़ा था अभी, पहले आप रिकॉल करेंगे तो मैंने कहा था आपको, अगर आपका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो dV/dt क्या हो जाएगा, dV/dt जीरो हो जाएगा, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। मगर इस केस में जो है आपका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अब आपको जो है वो करंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आई C कितना दिया हुआ है आपको, C दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड dV/dt। तो dt और वोल्टेज की जगह क्या है, वोल्टेज की जगह है 10 cos 600t, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मुझे जो है इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। सपोज इसको x मानते हैं, cos x का हो जाता है -sin x -sin 600t इंटू x की जगह पे क्या है 600t है, तो इसका t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा इंटू 600। तो आपका जो वैल्यू हो गई है I की, आपकी I की वैल्यू हो गई 600 × 5 × 10⁻⁻6 sin 600t और आगे आगे आपका माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपसे कैपेसिटर के शुरुआत में एनर्जी के, चार्ज के, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। चलिए थोड़ा जो है कैपेसिटर का बिहेवियर डीसी में समझने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ऑब्टेन दी एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर अंडर डीसी कंडीशन, ठीक है। डीसी कंडीशन का मतलब है जो करंट है ये डीसी करंट है, ठीक है। और कह रहा है इसमें जो है आपको ये जो दो कैपेसिटर हैं इसके अक्रॉस जो है आपको वोल्टेज बताना है, ठीक है। अभी आप देखिए क्या आपको बताया था, आपका जब वोल्टेज डीसी हो, क्योंकि करंट डीसी दी हुई तो वोल्टेज भी डीसी होगा, तो आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, उसके अक्रॉस करंट कुछ भी नहीं जाती है। तो क्या होगा, इसका जो है कुछ फिगर इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसका फिगर दोबारा से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका फिगर कुछ इस तरीके से हो जाना है, ठीक है। एक कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया और दूसरे वाले की वजह से जो है ये यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। ये वाला दोनों हो गए ओपन सर्किट। इसको मैं मान लेता हूँ सपोज ये है मेरा Vc2 और ये है Vc1, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज तो आएगा, ठीक है। अब आपका ये डीसी कंडीशन में आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इन कैपेसिटर के अंदर जो है क्या एनर्जी इस कैपेसिटर ने स्टोर की होगी, ठीक है। तो अगर आप जो है इस कैपेसिटर का क्या होता है एनर्जी स्टोर 1/2 CV² होती है। अगर आपने इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिया आपका काम हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसकी यूनिटी लिख देता हूं, ये है 1 किलो ओम, ये है 4 किलो ओम। ये ओपन सर्किट है तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसके बारे में जानने का, ये है 2 किलो ओम, ठीक है। अब आप देखिए यहां से आप जो है I1 और I2 निकाल सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रांच अब ओपन सर्किट है, ये तो सीरीज में कनेक्टेड होगी, इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको सर्किट से हटा भी सकते हैं। इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज आने वाला है वही आपका Vc2 है और Vc1 इसके अक्रॉस आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा पोलरिटी भी दे दें, करंट ऐसे जा रही है इसमें, तो यहाँ प्लस माइनस Vc1 की वैल्यू, इसमें प्लस माइनस Vc2 की वैल्यू ये हो गई है, ठीक है। तो आपको जो है I2 ही निकालिए, I1 की कहीं यूज भी नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में, तो आपका I2 यहाँ पे हो गया है 60 × 1 अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया 7। I2 आपका आ गया है 60/7 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है आप जो है Vc1 निकाल सकते हैं। आपका Vc1 हो जाएगा
2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और करंट ये है, तो ये हो गया आपका V इंटू आई 60/7 बोले तो 120/7 वोल्ट। वो किलो ओम में मिली एम्पियर में है, इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका Vc2 यहाँ से आ जाएगा, Vc2 इस केस में आपका हो जाएगा 4 इंटू 60/7 तो बोले तो 150/7 वोल्ट, ठीक है। अब आप जो है इन कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी जो स्टोर की होगी उसने वो निकाल सकते हो। सपोज पहले वाले का क्रॉस है A1 तो वो हो जाएगी 1/2 Vc1 स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू आपको पता है। ऐसे ही आपका A2 हो जाएगा 1/2 Vc2 स्क्वायर इंटू C1 हो गई इसके लिए, और इसके लिए C2 आपको पता है, वो C1 2 माइक्रोफेरेड है और C2 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप जो है एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा क्वेश्चन कराने का पर्पज़ यहाँ पे था वो ये था कि आपका कैपेसिटर डीसी में ओपन सर्किट हो जाता है और वो वोल्टेज स्टोर कर लेता है। वो कौन सा वोल्टेज स्टोर करता है? जो उसके अक्रॉस कोई ब्रांच होगी, जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वाला वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये मुझे हल्का हल्का यहाँ से समझ में आया। इसके बारे में जब मैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में बात करूंगा तो हम इसके बिहेवियर को वहाँ पे अच्छी तरीके से हम देखेंगे। पर फिलहाल मेरा जो इस क्वेश्चन से भी मैंने कंक्लूड कर दिया कि आपका डीसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, सारी की सारी एनर्जी स्टोर कर देता है और उसके अक्रॉस वो वोल्टेज आता है जो उसके अक्रॉस किसी उसके पैरेलल में कनेक्टेड जो ब्रांच है उसका क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज वो जो स्टोर कर लेता है, ठीक है। वो एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जो है आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस केस में आपको बताना है फाइंड द एनर्जी अक्रॉस, फाइंड द एनर्जी अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आपको जो है इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या एनर्जी स्टोर होगी ये आपको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। चूंकि दिख रहा है यहाँ पे आपने बैटरी लगाई है, डीसी वोल्टेज लगाया, तो आपका कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। तो थोड़ा समझने के लिए मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। तो थोड़ा समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा C1 है 20 माइक्रोफेरेड और C2 है 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब आप देखिए होगा क्या, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, ये ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर आपका डीसी में। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको आप मान लीजिए Vc1, ये वाला भी ओपन सर्किट हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको आप मान लीजिए Vc2। आप जो है Vc1 और Vc2 इस सर्किट से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ही आप ये निकालोगे आप जो है एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर निकाल दोगे, ठीक है। चलिए इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में क्या करंट फ्लो होगी जब कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो गया। तो आपकी करंट फ्लो होगी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो करंट आपकी हो गई 50/10, ठीक है। किलो ओम में है, ये वोल्ट में है, तो 5 मिली एम्पियर की करंट आपकी फ्लो होगी, ठीक है। अब आप जो है Vc2 क्या है, Vc2 है वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो Vc2 आपको यहां बड़ी आसानी से मिल गया। आपका Vc2 जो हो गया है, Vc2 हो गया है 3 × 5 बोले तो 15 वोल्ट, ठीक है। तो आप जो है Vc2 के अक्रॉस जो एनर्जी जो होगी वो E2 1/2 C2 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं Vc1 की। क्या Vc1 निकाल सकते हैं? हाँ, मैं निकाल सकता हूं। आप जो है इस वाले लूप में अगर आप जो है क्या लगा दें, KVL लगा दें, आप आसानी से Vc2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी Vc1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी 50 -1 × 5, ठीक है, और माइनस Vc1, ठीक है। तो आपका Vc1 की वैल्यू यहां से हो गई है 45 वोल्ट। तो अब यहां से जो है आप इसके अक्रॉस जो है E1 जो हो जाएगी 1/2 C1
Vc1 का स्क्वायर, और आप जो है इसके अक्रॉस एनर्जी की वैल्यू बड़ी आसानी से अब निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम दी हुई है, आपको जो है V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, जो यहाँ वोल्टेज होगा सारा के सारे ये जो कैपेसिटेंस स्टोरेज कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3 आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर आप जो है इस सर्किट को इस तरीके से V और जो है यहाँ पे एक C इक्विवेलेंट निकाल लें तो आपका काम कुछ आसान हो सकता है। फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको Q मिल जाएगा। ठीक है, Q मिल जाएगा तो आप जो है V1 और V2 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप में आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। 40 और 20 ये हो गया है 60, 60, 20 और 30 आपके कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो आपका जो है 1/C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा आपका 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, तो हो गया 6/60 बोले तो 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो आपका C इक्विवेलेंट आ गया है 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब आप यहाँ से फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, Q इज इक्वल टू होता है आपका CV, तो आपका चार्ज निकल जाएगा। इसके लिए C की वैल्यू आ गई आपकी 10 × 10⁻³ × 30, तो Q इज इक्वल टू हो गया 300 × 10⁻³ तो यहाँ से हो गया Q आ गया आपका 0.3 कूलाम। ठीक है, अब आपका पता चल गया चार्ज 0.3 माइक्रो कूलाम आ गया है, तो आप V1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C1। ठीक है, आपको Q की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.3, C1 की वैल्यू है 20 × 10⁻³ तो V1 की वैल्यू हो गई है आपकी 0.3 × 3/20, या V1 की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं 300/20, तो ये हो गई आपकी 15 वोल्ट। ठीक है, आपकी V1 की वैल्यू आ गई है 15 वोल्ट। अब आप ऐसे ही V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि शुरू में चार्ज तो अभी सेम जा रहा होगा, यहाँ से चार्ज दो जगह बटेगा, क्योंकि करंट यहाँ सीरीज में कनेक्टेड है। करंट आई वो आई ऐसे गई, आई दो पार्ट में बटी, फिलहाल मेरे को इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको V2 निकालना है, तो आप V2 के लिए जब निकालोगे सिमिलरली यही फॉर्मूला आप यूज कर लोगे। V2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q/C2। ठीक है, तो V2 आपको निकालना है, V2 और Q2 की वैल्यू है आपकी, Q की वैल्यू है 0.3, C2 है 30 × 10⁻³ तो V2 आपका हो गया है 3 × 100,000/0.3 × 1000, तो V2 आपका हो गया है 300/30, तो बोले तो 10 वोल्ट। ठीक है, तो आपका V2 आ गया है 10 वोल्ट। अब आप जो है V3 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आप KVL लगा के निकाल सकते हैं। ये है आपका 30 वोल्ट, 15 वोल्ट ये है, 10 वोल्ट ये है, 25 हो गया, तो V3 आपका आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, एक तरीका तो आपका निकालने का ये है, एक तरीका आपका निकालने का ये है, इसके क्रॉस भी 5 वोल्ट आएगा, इसके क्रॉस भी 5 वोल्ट आएगा। दूसरा तरीका निकालने का है, इन दोनों का आप इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 60। ठीक है, 60 माइक्रोफेरेड हो गया है। ठीक है, और Q कितना है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस चार्ज सेम है, तो आपका V3 की वैल्यू हो जाएगी 0.3/60 माइक्रोफेरेड, तो V3 आपका यहाँ से भी आ गया है 5 वोल्ट। ठीक है, तो आप कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, कोई भी मेथड लगाओ, आप जो है इस तरीके से V1, V2, V3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर में जो है क्वेश्चन के जो कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो सारे करा दिए हैं। अभी हम AC एनालिसिस में इसके बारे में जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जो है मेरा लेक्चर पसंद आया तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जो है इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको गूगल ड्राइव पे लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है हम लोग जो है आपके स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए, अनपढ़ के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते